सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, स्थान प्रबंधन। इससे पहले मैंने इसकी 11 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो स्थान प्रबंधन के अंतर्गत आता है कि स्थान यानी जगह, प्रबंधन यानी उसकी व्यवस्था करना। तो जो भी हमारे पास उपलब्ध स्थान है उसका हम किस तरह से व्यवस्था करें कि उसके अंदर हम सभी तरह के जो है, जैसे कि बेडरूम है, रसोई है, बाथरूम है, वो सभी को हम बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्ट के अंतर्गत यही दिया गया है, और साथ ही हम स्थान का चयन किस तरह से कर सकते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो पढ़ते इस चैप्टर को। सीता और एनी अपने 2 बेडरूम वाले घर में अपने परिवार के साथ रहती है। दोनों के परिवार में उसके फर्नीचर और अन्य सामग्रियों में भी समानता है, फिर भी एक का घर दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा लगता है। क्या आपने कुछ अन्य घरों को देखकर कभी ऐसा महसूस किया है? क्या ऐसा वास्तविकता में होता है, या फिर आप केवल ऐसा सोच रहे हैं? एक ही प्रकार के मकानों में उनकी व्यवस्था के कारण कभी ज़्यादा या कभी कम जगह महसूस होती है। इस पाठ में हम घर की स्थान व्यवस्था के बारे में समझेंगे। तो उद्देश्य इस पाठ का कि स्थान का अर्थ और महत्ता समझना, कार्य केंद्र की परिभाषा और महत्व बताना, घर के विभिन्न कार्य क्षेत्रों का सूचीकरण करना, घर के स्थान प्रबंधन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातों की व्याख्या। अब पहला पॉइंट है स्थान प्रबंधन का अर्थ और महत्ता। तो स्थान प्रबंधन का क्या अर्थ होता है वो हम देखेंगे। इससे पहले के पाठ में आप पढ़ चुके हैं कि समय व ऊर्जा के बचत के लिए स्थान प्रबंधन आवश्यक है। किसी भी कार्य को एक नियत स्थान पर तथा उसके लिए आवश्यक सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखकर करना ही स्थान प्रबंधन कहलाता है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक नियत स्थान होना चाहिए, साथ ही उसके लिए आवश्यक सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखकर, है ना, वही क्या कहलाता है, स्थान प्रबंधन कहलाता है। जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, तो किचन में जो भी सामग्री है वो हमारे पहुंच के अंदर होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए और यथास्थान होनी चाहिए, ताकि हमारा समय भी बचेगा और हमारी ऊर्जा भी बचत होगी। तो यही स्थान प्रबंधन कहलाता है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार स्थान प्रबंधन के मुख्य बिंदु निम्न है। किसी भी कार्य को करने के लिए नियत स्थान देना, यानी जो भी काम हम कर रहे हैं उसको करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक नियत स्थान होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए। कार्य के लिए समस्त आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान पर रखना, कि जो भी काम के लिए हमें आवश्यक वस्तु चाहिए वो हमें एक स्थान पर रखना है। किसी भी कार्य विशेष को करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री को अपने पास व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, ताकि समय व ऊर्जा की बचत हो सके। साथ ही 2 या अधिक कार्यों को एक साथ एक ही स्थान पर भी किया जा सकता है। जैसे कि एक ही स्थान पर पानी की व्यवस्था होने पर खाना पकाने व बर्तन धोने का कार्य एक ही कार्य क्षेत्र यानी कि रसोई घर में किया जा सकता है। लेकिन यदि पानी की व्यवस्था दूर है तो उपयुक्त कार्य या तो बारी बारी से किए जा सकेंगे, अथवा इनको एक साथ करने में बार बार आना जाना पड़ेगा। वैसे भी यदि जगह सीमित हो तो उसका पूर्ण सदुपयोग होना चाहिए। जैसे कि साधारणतया शयन कक्ष का प्रयोग रात में सोने के लिए होता है, किंतु दिन में उसका प्रयोग पढ़ने के लिए भी किया जा सकता है। देखो, शयन कक्ष यानी कि जो बेडरूम होता है, रात में उसका प्रयोग सोने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास और कोई स्थान नहीं है तो दिन में हम उसका प्रयोग पढ़ने के लिए भी किया जा सकता है। इसी प्रकार बैठक का प्रयोग रात में सोने के लिए किया जा सकता है। तो बैठक का प्रयोग दिन में बैठक के लिए करते हैं, रात में उसका सोने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इन अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। आप इसके बारे में इस पाठ में बाद में पढ़ेंगे। अब एक घर के विभिन्न कार्य क्षेत्र, घर में कौन कौन से कार्य क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में कई प्रकार के कार्य होते हैं। आप इन कार्यों की सूची बनाकर निम्नलिखित सूची में तुलना कीजिए। जैसे खाना पकाना, तो खाना पकाने का कार्य हम कहाँ करते हैं, घर में करते हैं। बर्तन व कपड़े धोना, तो वो भी हम घर में कार्य होते हैं, इसके लिए भी एक नियत क्षेत्र होता है, जगह होती है। शयन, अध्ययन, खेलना और मनोरंजन, अतिथि सत्कार। उपरोक्त सभी कार्यों को कई उप कार्यों में बांट सकते हैं। जैसे खाना पकाने के अंतर्गत क्या 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 कार्य आएंगे कि खाद्य पदार्थों का भंडारण। ठीक है, खाना पकाने से पहले तैयारी करना, जैसे कि सब्जी धोना व काटना, आटा गूंदना आदि। खाना पकाना, बर्तन धोना, खाना परोसना और बचे हुए खाने को रखना। इस प्रकार खाना पकाने के लिए निम्न आवश्यकता होगी: कच्ची खाद्य सामग्री, हरी सब्जी आदि, बर्तन, पानी का स्रोत, तैयारी का कार्य क्षेत्र, कुकिंग रेंज, गैस का चूल्हा और ईंधन, भंडारण का क्षेत्र। तो ये हमें खाना जो है पकाने के लिए इन सामग्री की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार कपड़े धोने के स्थान को देखें। हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कपड़े धोने के लिए आवश्यक वस्तु जैसे साबुन, नील, मांड आदि होनी चाहिए,
बाल्टी, मग, ब्रश आदि। यदि वॉशिंग मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो बिजली का पॉइंट होना चाहिए। मैले कपड़े रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, सुखाने की व्यवस्था और चिमटी होनी चाहिए। किसी भी क्रियाकलाप को करने से पूर्व कार्य विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्य के लिए आवश्यक सामग्री और कार्य की प्रकृति जानने में मदद मिलती है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसके पहले हमें कार्य का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि क्या काम हमें उस कार्य में हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे और हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, ताकि जब भी वो काम करें तो वो काम करने में हमें आसानी रहे। ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे जो हमने पढ़े। स्थान प्रबंधन के दो प्रमुख पहलू बताइए। तो हमने स्थान प्रबंधन की परिभाषा पढ़ी और इसके नीचे दो पहलू लिखे, तो वो आपको लिखना है। कोई भी दो उदाहरण देकर समझाइए कि कहाँ जहाँ दो कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। अध्ययन क्षेत्र के लिए आवश्यक सामग्री बताइए। ठीक है। तो अध्ययन क्षेत्र के लिए आप क्या क्या सामग्री का प्रयोग करोगे, जैसे कि आपकी किताबें हैं, पेन पेंसिल है, ठीक है, जो मेज है पढ़ने के लिए, है ना, उचित बैठक व्यवस्था है, या फिर है ना आपकी लाइट है, रोशनी का प्रबंधन है, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अब है 12.3 कार्य क्षेत्र। अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि प्रत्येक कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने के लिए घर में उसकी आवश्यकता अनुसार विशेष कार्य क्षेत्र नियत होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष विशेष या नियत क्षेत्र कार्य क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो स्थान निश्चित आपका होता है वो क्या कहलाता है, नियत, यानी मतलब होता है निश्चित स्थान। जिस निश्चित स्थान पर आप कार्य करते हो वो क्या कहलाता है, उस कार्य क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि आपको खाना बनाने के लिए एक निश्चित स्थान क्या है, आपका किचन है। कपड़े धोने के लिए आपने एक निश्चित स्थान कर रखा है, पढ़ने के लिए आपने एक निश्चित स्थान कर रखा है, सोने के लिए एक निश्चित स्थान कर रखा है। तो जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो निश्चित स्थान होता है, विशेष स्थान होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा कार्य क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तक के विचार विमर्श से आप समझ चुके होंगे कि प्रत्येक कार्य के लिए घर में अलग अलग कार्य क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। अधिकतर आधुनिक घरों में स्थान की कमी होती है और अधिक कमरों की संभावना नहीं रहती, इसलिए दो या अधिक एक समान कार्य को मिलाकर एक ही कमरे में किया जा सकता है। तो क्या हुआ कि आजकल क्या है कि छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर अधिक कमरों की व्यवस्था नहीं होती, ये संभावना भी नहीं होती है कि वो ज़्यादा कमरे बना पाए उन घरों में। ठीक है। तो वहाँ पर एक ही कमरे के अंदर एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रात को जो बेडरूम आप सोने के लिए काम रहते हो, दिन में उसको पढ़ाई के लिए काम में ले सकते हो। इसी तरह बैठक रूम है, उसको रात में सोने के लिए काम ले सकते हो। ठीक है। बस आपको प्रत्येक क्रियाकलाप को के लिए स्थान नियत करना होगा। बस आपको करना क्या है कि कौन सा काम कहाँ पर करोगे, उसके लिए आपको एक निश्चित स्थान नियत स्थान आपको करना होता है। अब है पारिवारिक क्रियाकलापों के लिए स्थान प्रबंधन। जो भी हमारे परिवार में क्रियाकलाप होते हैं, जो कार्य होते हैं, जैसे भोजन पकाना है, सोना है, पढ़ना है, ठीक है, स्नान वगैरह करना है, उनके लिए भी हम स्थान का प्रबंधन करते हैं। अब हम कार्य क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न घरेलू क्रियाकलापों के लिए आवश्यक पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। भोजन पकाने का कार्य क्षेत्र, कि भोजन पकाने का कार्य क्षेत्र कौन कौन सा होता है, कि भोजन पकाने का कार्य क्षेत्र रसोई कहलाता है। क्या कहलाता है, रसोई कहलाता है। यह पकाने संबंधी कार्य किए जाते हैं। अपने घर की रसोई का अध्ययन करके देखें कि व्यवस्था संतोषजनक है या परिवर्तन की आवश्यकता है। यानी आप जहाँ पर हम भोजन पकाते हैं वो जगह क्या कहलाती है, रसोई घर कहलाता है ना, ये रसोई कहलाती है। तो आप अपनी रसोई को देख सकते हैं कि आपकी रसोई में क्या है, कि वहाँ पर अच्छी से व्यवस्था है कि नहीं, ताकि व्यवस्था अच्छी रहेगी तो काम करने में भी हमें संतोष महसूस होगा। और या फिर आपको उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है कि वो फैली पड़ी हुई है, उसमें जमा हुआ चीज़ नहीं है, ठीक है, अव्यवस्था फैली हुई है ना, तो फिर वो आपको वहाँ पर व्यवस्था करनी होगी। रसोई में आप कुछ ऐसी वस्तुएं रखते हैं जिनकी रोज आवश्यकता होती है और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी आवश्यकता कम पड़ती है। तो जो रोजमर्रा की आवश्यकता होती है, जो आपको रोज चाहिए, उनको आप अपने थोड़ा नज़दीक रखोगे ताकि काम करते को आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। लेकिन रसोई में सभी तरह की वस्तुओं का भंडारण करना आवश्यक है, इसलिए आवश्यकता अनुसार आप उन्हें विभिन्न ऊंचाइयों पर रखते हैं। जिन वस्तुओं की आवश्यकता अधिक पड़ती है उन्हें ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां से आसानी से पहुंचा जा सके और आपको अनावश्यक रूप से झुकना या उचकना न पड़े। भारी और ज़्यादा अधिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे आटा और चावल के डब्बे नीचे रखें ताकि ऊपर से उन्हें उतारना न पड़े। कम प्रयोग में आने वाली वस्तुएं सामान्य से कुछ अधिक ऊंचाई पर रखी जा सकती है। इसे उपयुक्त भंडारण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अउपयुक्त भंडारण कहते हैं। आप ये सभी भंडारण की व्यवस्था रसोई में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने रसोई में व्यवस्था करते हैं। जो चीज़ हमें रोज़ चाहिए होती है वो हमें थोड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसलिए हम थोड़ा उसको पास में ही रखते हैं। ठीक है। ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं रखते। जो चीज़ हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बार बार उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसको हम थोड़ी ऊंचाई पर भी रख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आटे वगैरह जो भारी आइटम हैं, ठीक है, उनको हमें बार बार उतारना ना पड़े। वो जो डब्बे भारी से आटे के डब्बे हैं या कोई चावल का डब्बा है, तो उनको हम थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि हमें बार बार उसको उतारना ना पड़े। कार्य क्षेत्र की यह व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि रसोई बैठकर या खड़े होकर काम करने वाली है। तो ये व्यवस्था में और किस बात पर निर्भर करती है कि हम रसोई में जो काम कर रहे हो बैठ कर करेंगे या खड़े होकर करेंगे। ये देखो एक रसोई का चित्र दे रखा है। अगला है
और ये बैठक रसोई का चित्र है, ये तो खड़ी रसोई का चित्र है। ये खड़ी रसोई में आपकी सारी व्यवस्था देखो यहाँ पर कर रखी है, आपकी ताके वगैरह, बर्तन वगैरह, कहाँ पर आपको डब्बे वगैरह रखने हैं, और नीचे ये जगह दे रखी है जहाँ सामान रखते हैं। यहाँ पर सिंक आप जो है जो गैस का चूल्हा वगैरह रख सकते हो, ठीक है, सिंक वगैरह दे रखा है। तो ये खड़ी रसोई की उदाहरण हो गया। अब बैठक रसोई में भी आपने देखा कि सभी बर्तन जो है, डब्बे वगैरह है, आपके आसपास ही होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको बार बार उठना बैठना ना पड़े और आप आसानी से कार्य कर पाओ। तैयारी करने का क्षेत्र रसोई के अंदर हो सकता है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आटा गूंदना है, सब्जी को काटना है, छीलना है, वो सारे तैयारी करने के कार्य होते हैं, वो हम रसोई के अंदर ही हो सकता है। कुछ कार्य रसोई से बाहर भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए खाना खाने के क्षेत्र या बैठने में टेलीविजन देखते हुए दाल बीनना व सब्जी काटना। कार्य समाप्त होने के बाद ये देख लेना चाहिए कि कार्य क्षेत्र ठीक तरह से साफ कर लिया जाए। देखो, कई बार कुछ काम तो हम रसोई के अंदर ही तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कुछ कार्य हम बाहर भी कर रहे हैं, जैसे टेलीविजन देखते देखते हम दाल बीन रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के कार्य हम वहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन जब वो कार्य वहाँ पर समाप्त हो जाए तो हमें ये देखना है कि वो क्षेत्र जहाँ पर हमने ये कार्य किया है वो ठीक से साफ हो जाए। खाना पकाने के बाद परोसा जाता है। यदि रसोई में पर्याप्त जगह है तो खाना वहाँ पर भी परोसा जा सकता है, या फिर रसोई से बाहर अलग से किसी और कमरे में परोसा जा सकता है। यदि कमरा छोटा है और खाने की मेज रखने का स्थान कम है तो फोल्डिंग मेज दीवार पर लगाई जा सकती है। आवश्यकता अनुसार इस मेज को खोला या बंद किया जा सकता है। मेज के पीछे का दीवार का स्थान प्लेट, चम्मच आदि रखने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरह से फोल्डिंग मेज का भी हम उपयोग कर सकते हैं। बर्तन धोने का स्थान खाना बनाने के क्षेत्र के पास ही होना चाहिए, क्योंकि खाना बनाते समय पानी की आवश्यकता होती है, जैसे तैयारी करना, परोसना और सफाई करना। अगर पानी की नियमित व्यवस्था नहीं है तो पानी का भंडारण रसोई के अंदर या समीप कर लेना चाहिए। अगला, स्थान उपलब्ध स्थान के हिसाब से उपयुक्त व्यवस्था की जाती है। रसोई के विभिन्न प्रकार है जिसमें ये व्यवस्था की जा सकती है। रसोई के प्रबंधन में कार्य क्षेत्र की आवश्यक व्यवस्था निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। तो रसोई के विभिन्न क्षेत्र होते हैं जिसमें हम कार्य कैसे कैसे करेंगे, है ना, तो उसकी जो व्यवस्था है हम निम्न तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक रसोई का चित्र दे रखा है। एक दीवार की रसोई, जिसमें एक ही दीवार की क्या होती है, रसोई होती है। छोटे मकानों में ऐसी रसोई की व्यवस्था होती है जहाँ खाना पकाने की व्यवस्था एक ही दीवार पर होती है, यानी एक दीवार के अंदर ही अपने जो है जो खंड वगैरह, अलमारी वगैरह बना दी जाती है, ठीक है, तो एक ही दीवार के अंदर ये व्यवस्था कर दी जाती है। दो दीवारों की रसोई, अब दो दीवार की रसोई में एक साइड की दीवार, फिर साइड में दूसरी साइड की दीवार होती है। यहाँ पर आमने सामने की दो दीवारों का प्रयोग रसोई की व्यवस्था में किया जा सकता है। एल शेप की रसोई, तो एल शेप की रसोई में क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ी दीवारों का प्रयोग रसोई व्यवस्था में किया जा सकता है। देखो, ये है एल शेप की रसोई, ये वाली जो है ये तो दोनों दीवारों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो लेकिन ये एल शेप की रसोई है, ठीक है। अगली रसोई है जो यू आकार की होती है, यू शेप की होती है, जिसमें क्या होता है, जिस तरह ये जो रसोई है ये यू शेप की है, इसमें तीनों दीवारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जुड़ी दीवारों का प्रयोग रसोई व्यवस्था में किया जाता है। तो इस तरह से रसोई की व्यवस्था हम कर सकते हैं, वो हमने स्थान के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्नान क्षेत्र, अगला है स्नान का क्षेत्र कैसा होना चाहिए। स्नानागार में नहाने व कपड़े धोने का कार्य किया जाता है, ठीक है, इसलिए एक स्नानगार में नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, तेल, अन्य प्रसाधन सामग्री और तौलिए को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही पानी की आपूर्ति व नाली की सुविधा होनी चाहिए। स्नानागार के फर्श का ढलान मुख्य नाली की तरफ होना चाहिए, यानी कि जो इसका ढलान है नाली की तरफ होना चाहिए ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। फर्श फिसलनदार नहीं होना चाहिए। बिजली का कनेक्शन पानी के स्रोत से दूर होना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो। यदि स्नानागार में वॉशिंग मशीन रखनी हो तो उसकी उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। मैले कपड़ों का स्थान अलग से होना चाहिए ताकि घर के हर कोने से मैले कपड़े इकट्ठे न करने पड़े। कपड़े सुखाने की व्यवस्था धुलाई क्षेत्र के पास होनी चाहिए ताकि धोने और सुखाने के बीच का आवागमन कम हो सके। तो ये कुछ पाठागत प्रश्न हैं, जैसे कि एक सत्र में एक ही क्रिया के किए जाने का प्रावधान होना चाहिए, तो आपको विवेचन करके बताना, तो इसके आंसर आपको पाठ के पीछे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है शयन क्षेत्र। शयन यानी सोने का क्षेत्र, तो जहाँ पर हम सोते हैं वो कैसा होना चाहिए। शयन क्षेत्र सामान्यतः शयन कक्ष में होता है। शयन कक्ष में विश्राम, शयन और तैयार होने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग अध्ययन के लिए भी किया जा सकता है। पढ़ने की मेज, उपयुक्त प्रकार से पुस्तकों के स्थान का प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी। यदि शयन कक्ष छोटा है तो पलंग ऐसे बनवाए जा सकते हैं जिसके नीचे बच्चों के पलंग आ सके और जिन्हें आवश्यकता अनुसार बाहर खींचा जा सके। पलंग दीवार में लगे हुए हैं
लगे हुए या फोल्डिंग भी हो सकते हैं, या एक के ऊपर एक पलंग भी बनाए जा सकते हैं। तो ये स्थान के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। शयन कक्ष में एक के ऊपर एक भी पलंग बना सकते हैं। इसके अलावा साधारण चारपाई का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे प्रयोग के बाद बाहर निकाला जा सकता है। शयन कक्ष में पलंग बॉक्स या दरवाजा वाले शयन कक्ष में पलंग बॉक्स या दराज वाले हो सकते हैं। जो शयन कक्ष में जो पलंग है वो ये तो बॉक्स वाले या दराज वाले हो सकते हैं, जिसका प्रयोग सामान रखने के लिए किया जा सकता है। सफाई में आसानी के लिए ऐसे पलंगों में पहिए लगाए जा सकते हैं। पलंग के दोनों ओर काफ़ी जगह छोड़नी चाहिए ताकि चादर ठीक से बिछाई जा सके। तो पलंग के चारों ओर हमें क्या छोड़नी है, थोड़ी जगह छोड़नी है, ताकि हम चादर को आसानी से बिछा सकें। ये देखो, ये पलंग के प्रकार दिखाए गए हैं इसके अंदर। तो ये खींच के निकाले जाने वाला पलंग भी होता है इसमें। देखो, ये खींच के निकाले जाने वाला पलंग है, ताकि जगह कम रुक सके। पलंग के बाजू में छोटी मेज का प्रयोग छुटपुट सामान को रखने में किया जा सकता है, जैसे टेबल लैंप, घड़ी, किताबें, पानी इत्यादि। प्रसाधन मेज की जगह दीवार पर सादा शीशा लगाकर जगह की बचत की जा सकती है। प्रसाधन मेज यानी कि जो ड्रेसिंग टेबल होती है, उसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, दीवार पर ही शीशा लगा दें, ताकि जगह की बचत की जा सके। शयन कक्ष में अध्ययन की मेज की भी व्यवस्था की जा सकती है। ये साधारण मेज हो सकती है या बंद होने वाली मेज हो सकती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सकता है। बंद होने वाली मेज को दीवार पर लगाया जा सकता है और पीछे के स्थान को किताब और लेखन सामग्री रखने के लिए, किताब यहाँ पर होनी चाहिए, किताब, ठीक है। तो किताब या लेखन सामग्री रखने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अलमारी छत की ऊंचाई तक बनाई जा सकती है, ताकि कम जगह में अधिक सामान रखने की व्यवस्था की जा सके। यदि शयन क्षेत्र बैठक में ही है तो एक कमरे वाले मकान में फोल्डिंग पलंग या दीवान की व्यवस्था की जा सकती है। तो अगर शयन कक्ष क्या है, बैठक वाले रूम में है, तो आप क्या कर सकते हो, एक कमरे वाला है, ठीक है, तो वहाँ पर मकान में फोल्डिंग पलंग ला सकते हो, या फिर दीवान की व्यवस्था भी की जा सकती है। अब है अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र में क्या होता है, अध्ययन मेज की ऐसी जगह रखी जानी चाहिए जहां कम से कम शोर व अधिक से अधिक प्राकृतिक और अन्य प्रकाश की व्यवस्था हो। अध्ययन क्षेत्र शयन कक्ष में भी हो सकता है या खाना खाने के कमरे में। खाने की मेज को लिखने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। एक किताबों की अलमारी को दीवार के सहारे रखा जा सकता है। तो एक किताब की जो अलमारी है उसको दीवार के सहारे रखा जा सकता है, जिससे किताबें व लेखन सामग्री रखी जा सकती है। अगला है मनोरंजन क्षेत्र। परिवार के सभी सदस्य जहाँ इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, टीवी देखते हैं या इसी प्रकार कोई अन्य कार्य करते हैं, वह स्थान मनोरंजन क्षेत्र कहलाता है। ये कमरा बैठक हो सकता है या मिला जुला शयन कक्ष और बैठक भी हो सकता है। औपचारिक मनोरंजन का क्षेत्र बैठक होनी चाहिए। तो जो भी हम औपचारिक मनोरंजन का क्षेत्र करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। यदि ये कमरा बड़ा है तो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बैठने के लिए जहाँ सोफा, कुर्सी, टेबल आदि रखी जा सकती है। दूसरा कौन सा है, खाना खाने का क्षेत्र है। दोनों क्षेत्र को अलमारी रखकर विभाजित किया जा सकता है। अलमारी का प्रयोग सामान सजाने में या रखने में किया जा सकता है। अगर उस अलमारी में खाने की मेज को बंद करके रखने की व्यवस्था है तो उस क्षेत्र को बच्चों के खेलने के कमरे के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि बैठक को रात्रि के समय फोल्डिंग पलंग डालकर, जो बैठक है उसको रात्रि के समय फोल्डिंग पलंग डालकर हम उसको मेहमानों के कमरे में परिवर्तित भी किया जा सकता है। सोफा नुमा पलंग को दिन में सोफे की तरह और रात में पलंग की तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो बहुउद्देशीय फर्नीचर होता है उसके तहत ये कार्य किया जा सकता है कि ऐसे कई आजकल बहुउद्देशीय फर्नीचर आने लगे हैं, जिसको हम है ना दिन में सोफा बना सकते हैं, रात को उसको बेड के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है एक कमरे वाला घर। अगर एक कमरे वाला घर हो तो आप कैसे उसमें व्यवस्था करोगे। तो अगर एक कमरे वाला घर है तो आपने क्या करोगे कि आपने सीखा कि विविध कमरों का प्रयोग विविध घरेलू गतिविधियों के लिए किया जाता है। लेकिन यदि घर एक ही कमरे का हो तो सभी कार्य क्षेत्र एक ही कमरे में होंगे। क्या आप एक चित्र बनाकर ऐसे कार्य क्षेत्र की व्यवस्था एक ही कमरे में दिखा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। देखो, एक कमरे के घर में आप इस तरह से, जैसे वहाँ पर किचन भी हो गया, ओपन किचन है ना, तो यहाँ पर देखा आपने किचन की व्यवस्था हो गई, यहाँ पर पढ़ने के लिए, खाने के लिए मेज हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो है शयन कक्ष का व्यवस्था उन्होंने कर दी। कार्य क्षेत्र को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव। तो कार्य क्षेत्र को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कार्य क्षेत्र को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न सुझाव है। कार्य क्षेत्र की व्यवस्था एक क्रम में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक रसोई में कार्य क्षेत्र का क्रम इस प्रकार होना चाहिए, पहले तैयारी करना, धोना, पकाना और फिर परोसना। तो कार्य को क्या करना, आपको क्रम देना कि कौन सा काम आप पहले करोगे, उसके बाद कौन सा करोगे, फिर उसके बाद कौन सा करोगे। तो मान लो हमें भोजन बनाना है रसोई में, तो पहले क्या करेंगे, हम पहले उसकी तैयारी करेंगे, फिर हम जो भी भोजन कच्चा सामान है उसको धोना पड़ेगा, ठीक है, फिर पकाना है और फिर उसको परोसना है। तो इस तरह से हमने कार्य को क्या दिया, हमने क्रम दिया है।
सामान रखने के सभी डब्बे पारदर्शी होने चाहिए, यानी कि पारदर्शी मतलब जो भी डब्बे हैं वो पारदर्शी मतलब उसमें दिखने वाले होने चाहिए कि आपने उसमें क्या डाल रखा है। तो ऐसे प्लास्टिक के डब्बे, कांच के डब्बे आते हैं जो पारदर्शी होते हैं या उनमें चिट लगाई जाना चाहिए। सभी कार्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी कार्य क्षेत्र ऐसे हो कि उनका रख रखाव व सफाई आसानी से की जा सके। भंडारण के लिए दीवार में बनी हुई अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कैबिनेट और अलमारी फर्श पर स्थान न घेर सके, है ना। तो भंडारण के लिए दीवार में बनी हुई अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कैबिनेट और अलमारी जो है फर्श पर स्थान न घेर सके, तो दीवार के अंदर ही उसको अलमारी को बना देना है। अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था सीढ़ियों के नीचे, खिड़कियों के नीचे और टाण बनाकर भी की जा सकती है। तो ये कुछ प्रश्न है इससे संबंधित कि स्थान की बचत करने वाले फर्नीचर के उदाहरण दो, जैसे कि सोफा है, ठीक है, या फिर फोल्डिंग पलंग है। अब स्थान प्रबंधन और सौंदर्य में संबंध। तो स्थान प्रबंधन और सौंदर्य में क्या संबंध होता है? जब भी हम जब स्थान प्रबंधन करते हैं तो कार्य सुगमता के साथ साथ स्थान आकर्षक भी होना चाहिए। कि जब हम स्थान का प्रबंधन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो कार्य है वो आसानी से हो जाए और साथ में ही वो आकर्षक भी हो। ये घर में सभी कमरों, रसोई, स्नान घर समेत पर भी लागू होता है। तो घर में जो भी कमरे हैं, रसोई है, स्नान घर, उस सब पर ये लागू होता है। यदि कार्य क्षेत्र आकर्षक है तो वहाँ आपको बैठना व कार्य करना अच्छा लगता है, साथ ही कार्य क्षमता भी बढ़ती है। कार्य क्षेत्र को आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। तो हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, चाहे वो हम खाना पकाने का काम हो, पढ़ने का हो या बेडरूम हो, तो वो कैसा होना चाहिए, वो किस तरह से हम उसको आकर्षित बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कार्य क्षेत्र के आकार के अनुसार फर्नीचर का आकार होना चाहिए, यानी अगर कमरा छोटा है तो आपका फर्नीचर भी छोटा होना चाहिए। जिन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है उन्हें व्यवस्थित रखने से जगह साफ और आकर्षक लगती है। फर्नीचर, विभिन्न उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। तो जो भी फर्नीचर है और उनका क्या करें, उन विभिन्न उपकरणों एवं उनके सामग्रियों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। अधिक प्रकाश वाला छोटा कमरा कम प्रकाश वाले बड़े कमरे की अपेक्षा अधिक चमकदार और बड़ा प्रतीत होता है। एक कमरे वाले घर में सभी कार्य क्षेत्रों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वे एक दूसरे से अलग पहचाने जा सके। जैसे कि रसोई घर अलग दिखे, ठीक है, बेडरूम अलग दिखे। तो इस तरह से हमें, अगर वो एक कमरे वाले घर है तो उसमें सभी जो कार्य क्षेत्र अलग अलग व्यवस्था उसकी होनी चाहिए ताकि आसानी से पहचाना जा सके। रंग भी कार्य क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अंधेरा छोटा कमरा हल्के रंगों के प्रयोग से उजला और बड़ा महसूस होता है। घर के भीतर पौधों और सौंदर्य सामग्री के प्रयोग से कमरों को आकर्षक बनाया जा सकता है। अब ये है पाठ के कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, पाठगत प्रश्न कि उन चीज़ों की सूची बनाए जो एक कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो हमने भी पढ़ा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो एक कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, उनकी व्यवस्था है, ठीक है, उसका रंग है, और वहाँ पर जो भी व्यवस्था आपने कर रखी है वो। कमरे के आकार का फर्नीचर के आकार पर कोई प्रभाव नहीं है। टिप्पणी लिखिए कि कमरे का आकार का फर्नीचर के आकार पर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि जैसा कमरा होगा उसी के आकार का हमें फर्नीचर रखना पड़ेगा। अगर कमरा छोटा है तो हमें फर्नीचर भी छोटा रखना पड़ेगा, या फिर हमें दीवारों के अंदर ही फर्नीचर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसी भी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त उपकरण व अन्य सामग्री कार्य क्षेत्र में एक नियत स्थान पर क्यों रखी जानी चाहिए? तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको करने के लिए जो उपकरण है या अन्य कोई सामग्री है उसको एक निश्चित स्थान पर क्यों रखना चाहिए, ये आपका आंसर देना है। तो क्यों रखनी चाहिए? ताकि वो कार्य आसानी से हो जाए, व्यवस्था रहे, वहाँ फैला हुआ ना दिखे, अव्यवस्था ना दिखे, और हमें कार्य करने में भी हमारी क्षमता भी बढ़े। किसी कमरे की सजावट में रंग की क्या भूमिका होती है? तो अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी कमरे में रंग वगैरह कर देते हैं, जो हल्का रंग होता है, तो उससे कमरा बड़ा दिखता है और चमकदार दिखता है। तो आपने क्या पढ़ा? तो ये शॉर्ट में बता रखा है कि परिवार के कार्य क्या क्या होते हैं। खाना पकाना, धुलाई, शयन, अध्ययन, मनोरंजन का खेल और आवभगत। तो आवश्यकता क्या है कि परिवार के कार्य की आवश्यकता क्या है कि विशेष स्थान की आवश्यकता होती है जो कहलाती है कार्य क्षेत्र। और कार्य क्षेत्र की आवश्यकता है पर्याप्त स्थान, आवश्यक सामग्री, स्थान का उपयुक्त प्रयोग और स्थान की आकर्षक व्यवस्था। तो ये पाठ का सारांश दे रखा है। अब पाठ के अंत के कुछ प्रश्न दे रखे हैं। स्थान प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसकी महत्ता समझाइए। उपयुक्त व अनुपयुक्त भंडारण में भेद कीजिए। उपयुक्त भंडारण तो वो होगा जो हमें हमेशा चाहिए होता है, जो दिन प्रतिदिन हमारे जो वस्तु काम में आती है तो हम उसको अपने आसपास रखते हैं, थोड़ा नज़दीक रखते हैं। अउपयुक्त भंडारण वो होता है जो हमारे रोज काम नहीं आता, जिसको हम थोड़ा ऊंचाई पर भी रखते हैं, ठीक है। परिवार के मुख्य कार्य कई उपभागों में बांटे जा सकते हैं। उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको जो है उसमें पाठ में बताया गया है वो उदाहरण आपको देना है। कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो कार्य क्षेत्र के बारे में परिभाषा दे रखी है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पाठ थे, वो हमारे पाठ कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए, चैप्टर आपको समझ में आया, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य ज़रूरतमंद बच्चों को ये पाठ पढ़ने में आसानी रहे। और इस पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।